कुंभ को लेकर के कई सारे आंकड़े सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि अगर आप कुंभ स्नान करके आए हैं तो बीमारियां साथ लेके आए हैं। सुधीर चौधरी की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं जो ये बता रहे हैं कि कुंभ का जो स्नान अगर आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। सरकार को भी सजग करना चाहिए, आंकड़े बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक आंकड़ा ये आया है कि अब तक 57 करोड़ लोगों ने इस महाकुंभ पर डुबकी लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसको महाकुंभ ना कह के मृत्यु कुंभ कह रही हैं। लालू यादव महाकुंभ को फालतू बता चुके हैं, फालतू है। जब उससे सवाल पूछा गया कि दिल्ली हादसा जब हुआ था, भगदड़ हुई थी 15 तारीख को और उसमें 18 लोगों की मृत्यु पुष्टि हुई थी, तो सवाल जब पूछा गया कि आपका क्या कहना है, जिसमें 9 लोग आपके बिहार के भी मारे गए हैं, तो लालू यादव ने साफ कहा कि ये सब कुंभ फालतू है। फिर इसको राजनीति के साथ जोड़ा गया और कहा गया कि इस साल चुनाव बिहार में होने वाले हैं, मुस्लिमों को खुश रखना है, उसी की पार्टी है, इसलिए सनातनियों की, सनातन प्रेमियों की और सनातन धर्म का अपमान करना हो तो ये बिल्कुल हिचकिचाएंगे नहीं, जो कि लालू यादव ने किया। इसको राजनीतिक एंगल दे दिया। फिर वहीं अगला सवाल ये आया कि अगर मुसलमान वोट बैंक को लेकर के ऐसी ओपिनियन और कमेंट दिए जा रहे हैं तो फिर राहुल गांधी कुंभ जाकर की डुबकी क्यों लगाएंगे, क्योंकि इस समय खबर आ चुकी है कि राहुल गांधी कुंभ स्नान जाने वाले हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा कुंभ स्नान कर चुकी हैं पहले और सोनिया गांधी भी कर चुकी हैं। तो राहुल गांधी करने में मतलब ऐसा क्या नया होने वाला है? इसके पीछे भी राजनीति देखी जा रही है। राजनीति ये है कि देखो, अयोध्या में तो राहुल गांधी नहीं गए लेकिन कुंभ स्नान के लिए जा रहे हैं। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। हो सकता है कि मौनी अमावस्या वाले दिन जितने भी श्रद्धालु मारे गए थे उनके परिवारजनों से मिला जाए, उनसे भी मिल सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने मुलाकात कर दी है। तो इसको उस राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। दूसरी अब अगली बात करूंगा सुधीर चौधरी की। वो रिपोर्ट, वो पोस्ट जब मेरे सामने आई तो साफ था कि गंगा स्नान अगर आप कर रहे हैं आपको तमाम तरह के फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जुकाम, खांसी, बुखार और कफ का भी शिकायत आपको हो सकता है। सरकार सिर्फ आंकड़े बढ़ाने पर आपको ध्यान दे रही है। सरकार आपको यह भी बताए कि नहाना अब सेफ नहीं है। इसी बात को, एनजीटी की रिपोर्ट को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन उसका सोशल मीडिया पर बैकलैश मिलना उनको शुरू हो गया कि कैसे आप धर्मात्मा हैं जो आप कुंभ नहाने पर ही मना कर रहे हैं, जबकि उन्होंने वही कोट किया जिस बात को कोट सुधीर चौधरी कर रहे हैं। तो उनको लेके बहुत बैकलैश, उस शंकराचार्य पद की गरिमा को भूल करके कई सारी बातें होने लगी थी और आपने भी देखा होगा। लेकिन एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, पर्यावरण के जितने मामले होते हैं वो इस अदालत में चलते हैं। अब जब रिपोर्ट पेश की गई कि कुंभ का जो इस समय जल है वो स्नान करने योग्य, क्या उसको हाथ लगाने योग्य भी नहीं है। कई 20 करोड़ के आसपास कैन बिक चुकी हैं जो कुंभ से अलग अलग जगह जा चुकी हैं। तो सरकार को भी एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि इस जल का प्रयोग करें या ना करें। कुछ सरकार को इसके ऊपर एहतियात बरतने चाहिए। सोशल मीडिया पे ही चल रहा है, सुधीर चौधरी जी ये बता रहे हैं। अब एनजीटी में उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साफ बोला कि यार ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड है ना, इसने सारी चीज़ें गलत दी हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। 6 पॉइंट्स पर स्नान हो रहे हैं। और दूसरी बात, जब कोई गंदा नाला छोड़ा ही नहीं जा रहा, अनट्रीटेड वाटर नहीं छोड़ा जा रहा, तो गंगा कैसे प्रदूषित हो गई और कैसे हम उसमें स्नान नहीं कर सकते? स्नान करने के लिए उपयोगी है। हाँ, जो शास्त्रीय ब्रिज है वहां पर थोड़ी सी वृद्धि हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो कुंभ का जो जल है उसमें स्नान करने योग्य है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। जब इस बात को उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के एवज में कहा, तो एनजीटी ने बोला हमें बिल्कुल समझ में चीजें नहीं आ रही हैं, तो हमें इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला कि हाँ, दोबारा से रिपोर्ट को पेश करेंगे, 1 हफ्ते का समय दीजिए और 28 फरवरी को इस पर सुनवाई होने वाली है। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चल रहा है इस समय, कौन सही है कौन गलत है इसको लेकर के। आपने एक चीज महसूस की होगी कि कुंभ में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, इसका सवाल मैं आपसे पूछता हूं। देखिए, ये है मार्केटिंग। इसमें 2-3 चीजें हैं। मैं भी कुंभ से होकर के आया। हाँ, बड़ी समस्याएं हैं। किस प्रकार की समस्या हैं? हाँ, जो अच्छी बात लगी वो ये थी कि ग्राउंड लेवल पे वो गंदगी नहीं दिखाई दे रही, साफ सफाई बहुत अच्छी है, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है वो है वेटिंग करना, यानी कि एंट्री करना। मैं 6 बजे लाइन में लगा था, वो 3 किलोमीटर से, और जब मुझे गंतव्य तक जाना था मैं सुबह 3:30 बजे पहुंचा हूँ। बहुत परेशानी हुई थी। शाम को 6 बजे मैं निकला, सुबह मैं 3 बजे पहुंचा हूँ, 3:30 बजे पहुंचा हूँ। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी। ये अपने आप में
लोग सोचते हैं कि 144 साल बाद लगा है, कुंभ आ रहे हैं, स्नान करने आ रहे हैं, तो ठीक है, ये परेशानी है, इस परेशानी नहीं है, हम इसको झेल लेंगे, लेकिन हमें संगम में डुबकी लगानी है। ये व्यक्ति सोच लेता है और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, फिर वो इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता। लेकिन लगातार भीड़ क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि मैं जब वहाँ पर था तो एक ही चीज़ लगातार कही जा रही थी, ये जो भीड़ है मौनी अमावस्या के बाद खत्म हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, उसके बाद आप आ सकते हैं, संगम में स्नान कर सकते हैं। लेकिन मौनी क्योंकि ये ट्रेंड जो था ना पिछले कुंभों में भी देखा गया था, उसी ट्रेंड के आधार पर इस बात को बताया गया। लेकिन इस बार क्या देखने को मिला है कि मौनी अमावस्या के दिन भी भीड़ बहुत थी, उसके बाद भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है? बहुत देखो, वो है सरकार की मार्केटिंग। 144 साल बाद वाला कुंभ। फिर यहां पर मैं शंकराचार्य को कोट करूंगा, जिन्होंने ये बोला कि 144 का मतलब क्या है। जब वो इससे 2 साल पहले, जो कि हर साल 12 साल में कुंभ लगता है, इससे पहले वाले कुंभ में भी 144 साल कहा गया था, इससे पहले वाले भी 144 कहा गया था। ये कौन सा 144 वाला कुंभ है? तो इस तरह से मार्केटिंग की कि आपकी अगली पीढ़ी की पीढ़ी, पता नहीं कौन सी पीढ़ी के बाद ऐसा कुंभ देखने को मिलेगा। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह क्या है? मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, तो उसी बहुत से लोग उस बहाने आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि मौनी अमावस्या के बाद तो भीड़ कम हो जाती थी, तो हो सकता है कि ये भीड़ और ज्यादा कम हो गई हो, तो कुछ उस वजह से आ रहे हैं कि भीड़ कम होगी, हम जा रहे हैं। बस यही खेल शुरू हो गया। वहां क्राउड मैनेज नहीं हो पा रहा है। फिर लोग बोलते हैं कि देखो बेचारी, उनकी सरकार की क्या कमियां हैं, है ना, इतने लोग जाएंगे तो सरकार कहां से क्या कर लेगी। गलत बात। सिंपल सी बात है, आप घर में शादी ब्याह कर रहे हैं, आपने न्योता इनविटेशन आपने 200 लोगों का दिया, अब 50 लोगों का इंतजाम करेंगे? आप 230 का करेंगे, 240 का करेंगे? अगर आपको पता है कि हमारी व्यवस्था से 50 लाख तक की है और आपके पास आंकड़े हैं, जो लोग दूर से बार बार आ रहे हैं, तो आप उनको वहां से हटाइए, एंट्री मत करने दीजिए। जान है तो जहान है, ये कुंभ छूटेगा तो अगला होगा। अब लेकिन ये छूट कैसे जाए? 144 साल बाद जो आया है, जब व्यवस्था उतनी की नहीं है तो आपने भीड़ को एंट्री क्यों करने दिया? नहीं करने देते। अब भी तो आप कह रहे हैं भीड़ को लौट जाइए। ये काम तो पहले भी हो सकता था। ये सवाल सारे उठाए जा रहे हैं, मार्केटिंग है। तीसरी बात, ये भीड़ लगातार क्यों बढ़ रही है? 3 वजह। कुंभ जाएंगे, प्रयागराज स्नान करेंगे, काशी विश्वनाथ वहां जाएंगे, बनारस, उसके बाद हम अयोध्या जाएंगे। तो ये 3 एक कंबाइंड एक पैकेज बन गया लोगों के लिए। और कुछ तो एडवेंचर के लिए आ रहे हैं, कुंभ को हम किसी भी तरह से हम महसूस करना चाहते हैं, कुछ उसके लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग और 3 जो एक कॉम्बो पैकेज जो बन गया है, अयोध्या, बनारस और प्रयागराज, इसको लेकर के भी लोग लगातार आ रहे हैं, इसलिए वहां लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। एक है वीआईपी मूवमेंट। वीआईपी मूवमेंट जब होता है ना, तो भीड़ को फिर घुमाया जाता है। यानी कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताऊं, जब मुझे एक घाट से दूसरे घाट पे जाना था, मैंने गंगा स्नान किया, अपने गंतव्य से 2 या 2.5 किलोमीटर था, मैं स्नान करके बड़ी आसानी से आया, कोई समस्या नहीं हुई स्नान करने में। लेकिन जब मुझे वापस होना था, तो मुझे किसी तीसरे पुल का नाम पता है कि आपको वहां से एग्जिट मिलेगी। वहां से हम लोगों ने एग्जिट किया तो काफी लंबा उन्होंने घुमाया, भीड़ को डाइवर्ट तो करना पड़ेगा ना, काफी लंबा घुमाया। और वही किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर जब मैं चल के गया और जब मैंने वापस दोबारा से जब मैं आया, तो मुझे 6.5 से 7 किलोमीटर हो गए थे। तो इतना बुरा हाल हो जाता है, पब्लिक बड़ी परेशान है। तो इस तरह से मैंने खुद व्यक्तिगत महसूस किया, तो मैं आपके सामने बता रहा हूं। लेकिन जो पॉजिटिव बात लगी मुझे इन पुलिस वालों की, है ना, आपका हर प्रदेश का पुलिस वाले आपको मिल जाएंगे। एक ही सवाल लगातार एक ही पुलिस वाले से कि भैया यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, मुझे पता बता दो। भाई आपसे एक ही सवाल, धूप में खड़े हैं ना, भूख लग रही है आपको, और तमाम अलग अलग लोग आप पास आ रहे हैं, आपसे वही एक सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, कैसे जाएं, और शालीनता के साथ उसका जवाब पुलिस वाले दे रहे हैं। उसके लिए मैं हेड्स ऑफ कहूँगा और बहुत ही बेहतरीन बात कहूँगा। ये बहुत ही बेहतरीन बात अपने आप में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रशासन का बहुत ही शालीन तरीके से बातों को बता रहे हैं, कोई झड़झड़ाहट नहीं, किसी भी तरह की, किसी भी प्रकार की कोई झुल्लाहट नहीं, आवाज़ ऊँची नहीं। मैंने तो कईयों बार पूछा और हर बार मुझे वही रिस्पॉन्स मिला। बहुत प्यार से आप लोगों के लिए रास्ता बता रहे हैं, चिल्ला भी नहीं रहे हैं, गलत व्यवहार नहीं कर रहे हैं, बहुत संयम के साथ काम कर रहे हैं। हेड्स ऑफ। ये तो मेरा खुद का है। 2 दिन 4 दिन नहीं, मैं 10 दिन रुक करके आया और 10 दिन में मुझे एक एक्सपीरियंस नहीं मिला। इसका मतलब वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम साथ दे रहे हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। समस्या ये है कि अब चीजें मैनेज तो अधिकारी लोग जाने कि क्यों नहीं हो रही है। ये बात होगी, भीड़ लगातार क्यों नहीं रुक रही। अब अंतिम बात, अभी हाल ही में मैंने एक देखा यूएस एड करके, देखो वो रोक दिया है। फंड भारत में आता था, कम से कम 4200 करोड़ का होता था, तो 182 करोड़ रुपए भारत के अंदर आते थे।
क्यों आते थे? वो इसलिए आते थे ताकि वोटर्स को जागरूक किया जा सके, आप जाइए और वोट कीजिए। अच्छा, ये जो था ये एड किसने रोकी? एलन मस्क के अंदर आने वाले डिपार्टमेंट ने। एलन मस्क ने बोला इसको हम बंद कर रहे हैं। जब ये बंद हुई तो एक न्यूज आती है, बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने बहुत जबरदस्त ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि देखिए यूएस एड जो बंद की है ना, इससे ना कांग्रेस को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस वाले क्या करते थे इस पैसे का कि वोटर्स से बोलते थे जाइए और सत्ता को हराइए, सत्ता में बैठे लोगों को हटाइए, सत्ता को बेदखल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। अब कांग्रेस को बहुत नुकसान होने वाला है क्योंकि ये पैसा यूएस से बंद हो गया। ये अपने आप में बहुत ही विवादास्पद और एक हास्यास्पद है। देखिए, जनरल सी मैं आपको बात बताता हूं कि किसी भी चुनाव में जब वोटर्स अधिक मात्रा में घर से निकलते हैं तो सत्ता चेंज हो जाती है। अमूमन ये पैटर्न देखा गया है। उसी का तर्क लेके उन्होंने कर दिया कि कांग्रेस वाले ये काम कराते थे। सवाल ये है कि विदेश से एक तो पैसा आपके पास आना, उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट भारत के साथ भी हुआ। उस एग्रीमेंट को कराया किसने? उस वक्त के चुनाव आयुक्त थे SY कुरैशी जी। 2012 की बात है, सरकार कांग्रेस की थी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमेरिका से पैसा आया कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो आए और वोट करें, जागरूकता बढ़ाएं ताकि वो वोट करें, कैंपेन्स बनाएं। तो इसका मतलब हम ये मान लिया जाए कि कांग्रेस ने अपने आप को सत्ता से हटाने के लिए उस पैसे को मंजूरी दी और खुद सत्ता से बेदखल हो जाए उसका बंदोबस्त खुद कांग्रेस ने किया। हम यही माने। अगर ये गलत था, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो पैसा है भारत में अशांति करने के लिए आ रहा है और जॉर्ज सोरस करके कोई व्यक्ति है वो 11 साल से फंडिंग किए जा रहा है, तो उसको रोका जा सकता था। तो 11 साल तक तो रोका नहीं सरकार ने। सरकार तो आप ही की थी, नहीं रोका गया था ना, सरकार तो आपकी थी। ये जो फंड बंद हुआ है वो अमेरिका ने किया भारत सरकार ने भी नहीं है। तो यूएस एड पर इस तरह के जब कॉमेंट आते हैं अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद और बचकाने ज्यादा लगते हैं। मेरा ओपिनियन सिर्फ यही था जो मुझे लगा आपसे बात शेयर करना चाहिए। कुंभ को लेकर के आपका क्या कहना है, क्या सोचना है? क्या आप भी कुंभ स्नान करने गए थे? कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं और अपने भी एक्सपीरियंस मुझे बताइए। देखते हैं रिलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।